Namaskar, myself Dr. Kamla R. Nagar, Professor and Head, Faculty of Ayurvedic Science, Jyoti Vidyapeeth, Women University, Jaipur. Today I am going to share my lecture on Agat Tantra or Toxicology, Vish Chikitsa Upkram. This is the syllabus for second year BMS. In, in which session we will know about the management of poison as per आयुर्वेद और आयुर्वेद के अनुसार विष चिकित्सा उपक्रम। अगर पॉइजनिंग हो जाती है तो आयुर्वेद के अनुसार उनका निराकरण किस तरह से हो सकता है, इस बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। मूल रूप से आयुर्वेद में 24 प्रकार के विष उपक्रम बताए गए हैं। अगर किसी भी तरह का पॉइजनिंग हो जाए तो इन 24 प्रकार के विष उपक्रम में कौन सा उपक्रम यूज करना है, ये फिजिशियन की युक्ति या उसकी स्किल पर निर्भर करता है। आयुर्वेद में हर उपक्रम को बहुत ही साइंटिफिकली इलॉबरेट किया गया है। हम एक एक करके इन उपक्रमों के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे और समय अनुसार उसको प्रयुक्त करने का प्रयास करेंगे। तो 24 उपक्रमों में सबसे पहले आरंभ होता है मंत्रा अरिष्टो उत्कर्तन निष्पीड़नम चूषणा अग्नि परिषेकाः अवगाह रक्त मोक्षण वमन विरेको उपधानानि हृदय आवरण अंजनम नस्य धूम लेह औषध प्रश्मनानि प्रतिसारणम प्रतिविषम संज्ञा स्थापनम व्रत संजीवनम एवं च विष्टिरेते चतुर्भिर्दिका स्यूर उपक्रमा यथा यत्र च योज्या श्रू तथा तान। चरक चिकित्सा 23 में इसके उपक्रमों के संबंध में डिटेल्ड स्टडी की गई है, क्योंकि हमारे लिए भी जानना बहुत जरूरी है। वर्तमान संदर्भ के अनुसार हमें उनका ज्ञान अर्जित करना बहुत जरूरी है। तो जो आचार्य चरक ने विष चिकित्सा के 24 उपक्रम निर्दिष्ट किए गए हैं, उसमें विष वेग और इन वेग से उत्पन्न रूप, लक्षण एवं उनके उपद्रवों की चिकित्सा निश्चित निर्दिष्ट विष उपक्रम से करनी चाहिए। पहला है मंत्र, मंत्र मीन्स चैंटिंग mantra. Second is अरिष्ट बंधन, application tourniquet. Third is utkartan, small incision at white site. Fourth is nishpidan, squeezing of blood at the biting stain. Achushan, sucking of venom. Agnidah, cauterization of white part to avoid the infections at that place. Parishek, sprinkling over water. Avgah, complete bath. रक्तमोक्षण, ब्लड प्लेटिंग. वमन, इंड्यूस मेसिंग, यह एक प्रयास है आपकी पीड़ित के शरीर में जितना भी विष गया है या जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालने के लिए हम इंड्यूस करते हैं, उल्टियाँ कराई जाती हैं इंड्यूस पे, इसको हम कहते हैं वमन या इंड्यूस्ड एमेसिस. विरेचन, इंड्यूस्ड परगेशन. उपाधान, प्लेसिंग अपॉन मेडिकेशन. 13 word is Hridyavan, method of protection of heart. 14 is Anjan, collyrium. 15 is Nasya, nasal medication. 16 is Dhoom, inhalation of medication wound. मेडिकेटेड हर्ब्स का फ्यूमिगेशन करते हैं उस प्लेस पे या उस रूम में जहाँ भी पीड़ित लेटा हुआ है. लिकिंग ऑफ मेडिकेशन बाय माउथ. 15 is औषध और मेडिसिन, medicated therapeutic treatment. 19 is prashman or pacifying medication. 20th is pratisaran, rubbing of medicating powder. 21 is Prativish, use of antidote. Antidote is against of poison is called antidote. 22 is Sangya Sthapan, resuscitation. It is the emergency treatment for any type of poisoning. If the patient is severe, then we use this type of medication is resuscitation. 23rd is lay, application of medicated paste on the particular biting place. 24 is Mrat Sanjeevan, method of reviving on incised head. These all 24 methods are scientifically proved in modern science, which are clearly mentioned in Ayurvedic Charak Chikitsa. The first one is mantra or chanting. आयुर्वेद में सतवावधि चिकित्सा का बहुत इम्पोर्टेंस है.
ये 3 तरह के मेडिकेटेड चैंटिंग के ट्रीटमेंट होते हैं, जिन्हें देव व्यपाश्रय, युक्ति व्यपाश्रय या सत्वावजय, ये 3 प्रकार की चिकित्सा आयुर्वेद में बताई जाती है, जो कि साइकोथेरेपी का भी एक पार्ट है। मंत्र चिकित्सा देव व्यपाश्रय चिकित्सा का एक अंग है। मंत्र शक्ति की प्रशंसा किसी सत्यवादी, तपस्वी तथा ब्रह्म ऋषि द्वारा कहे गए मंत्र कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं। ये मंत्र भयानक विष को भी नष्ट कर देते हैं। सत्यपारायण ज्ञानी एवं तपस्वी तेजस्वी ऋषियों के मंत्रों से विष जितनी शीघ्रता से नष्ट होता है, उतना जल्दी औषध प्रयोग से नहीं होता है। आज भी हमारे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मन चिकित्सा को सबसे ऊपर रखा जाता है। रेदर देन किसी डॉक्टर के पास ले जाने से पहले भोपाओं द्वारा मंत्र चिकित्सा का प्रयोग करके सर्प विष और इस तरह के इंसेक्ट बाइट को उतारने का प्रमाण मिलते हैं। इनमें कितनी सत्यता है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन काम तो करता है। मंत्र सिद्धि स्त्री मांस और मद्य सेवन त्याग कर इन मंत्रों को सीखना चाहिए। मंत्र सीखते समय आहार अल्प मात्रा में करना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए, उषा की शैया पर सोना चाहिए, गंध माला उपहार तथा बलि से देवताओं का पूजन तथा जप एवं होम मंत्र सिद्धि के लिए करना चाहिए। इन सब का उल्लेख सुश्रुत कल्प स्थान में वर्णित है। सुश्रुत का कल्प स्थान अगत तंत्र या विष चिकित्सा को पूर्णतः समर्पित है। इसमें बहुत डिटेल्ड हमारे आयुर्वेदिक टॉक्सिकोलॉजी का वर्णन बहुत विस्तार से और वैज्ञानिक तरीके से एवं व्यवहारिक तरीके से किया गया है। मंत्र का प्रयोजन क्या है? क्या होता है मंत्र पढ़ने से? सर्प से दंश होने पर दंश स्थान से 4 अंगुल ऊपर रक्तवाहिनी धमनी या सिरा का बंधन मंत्रों द्वारा करना चाहिए। ये बंधन अभिमंत्रित होता है। मंत्र पढ़ते टाइम 4 अंगुल ऊपर उसको बांधने से तथा मंत्र द्वारा विष का अवमार्जन एवं आत्मरक्षा करनी चाहिए। इसका उल्लेख भी चरक चिकित्सा की 23वें अध्याय में विस्तृत रूप से इसका वर्णन प्राप्त होता है। बिना विधि के या स्वर अथवा वर्ण से हीन प्रयुक्त मंत्र सफल नहीं होते हैं, इसीलिए अगत उपचार आदि का प्रयोग भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंत्र चिकित्सा है से ही विष का निवारण हो जाएगा, उसके भरोसे ना रह के थोड़ी बहुत मेडिकेशन भी साथ में करना चाहिए। कहाँ हमें हमें नहीं पता होता है कि कहाँ चिकित्सा का कौन सा सिद्धांत काम कर जाए। कई बार भय से बड़ा कोई क्योंकि बीमारी से बड़ा बीमारी का भय होता है, और इस तरह की जो विष चिकित्साएं होती हैं, जितनी भी कैजुअलिटी या डेथ होती है वो भय से होती है rather than विष। इसीलिए मंत्र चिकित्सा आदि से पेशेंट को कंसोल किया जाता है, सांत्वना दी जाती है। उसके बाद अगत या मेडिकेशन का प्रयोग किया जाता है। मंत्र चिकित्सा की उपयोगिता क्या है? आयुर्वेद के अनुसार अगत तंत्र में मंत्र चिकित्सा की उपयोगिता संकेत इंडिकेशन ऑफ मंत्र एज अगत्तम एज पर आयुर्वेद में सर्पदंश, वृश्चिक दंश और कीट दंश आदि जंगम विषयों में मंत्र चिकित्सा का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है। हमारे चिकित्सा का दूसरा उपक्रम अरिष्ट बंधन और एप्लीकेशन ऑफ टॉर्निकेट। अरिष्ट बंधन होता क्या है? इसकी परिभाषा क्या है? सर्प आदि विषैले प्राणी काटने के बाद दंश स्थान के ऊपर मतलब जहाँ बाइट हुआ है, इसने किसी भी तरह की बाइट का जो प्लेस है उसके ऊपर रस्सी, कोई कपड़ा या तार या रस्सी की तरह सामग्री अथवा पट्टी बांधने की प्रक्रिया को अरिष्ट बंधन कहते हैं। इसका सुश्रुत कल्प स्थान में निर्देश किया गया है। अरिष्ट बंधन का स्थान क्या है? काटने के स्थान के ऊपर 4 अंगुल, 8 अंगुल अथवा 2 अंगुल समीपस्थ बाजू में अरिष्ट बंधन करना चाहिए। अरिष्ट बंधन का नियम क्या है? कंडीशंस क्या है? क्या अरिष्ट बंधन सभी में करना चाहिए? तो कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए? उन अरिष्ट संबंध के संबंध में हमें कुछ नियमों को जानना बहुत जरूरी है। अरिष्ट बंधन ये ना तो ज़्यादा टाइट होना चाहिए, ना तो ज़्यादा लूज होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने टाइट अरिष्ट बंधन कर दिया तो दूरस्थ भागों में रक्त का अवरोध होने की वजह से गैंग्रीन होने की संभावना है, मांस के सड़ने की संभावना है। और अगर शिथिल हो या बंधन लूज हो
तो उचित विष का अवरोध नहीं हो पाता है, वो भी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है और सेप्टिसीमिया की कंडीशन पैदा कर देता है। अरिष्ट बंधन का प्रभाव क्या है, क्या इफेक्ट है अरिष्ट बंधन के? रस, रक्त और लस्सी का प्रणालियों के माध्यम से समीपस्थ या प्रॉक्सिमल मीन टुवार्ड्स द हार्ट साइड क्षेत्र में फैलने वाले विष को रोकने का काम अरिष्ट बंधन करता है। अरिष्ट बंधन इसलिए किया जाता है कि हृदय की तरफ जो जाने वाली रक्त शिराएं हैं उनका प्रसार रोका जाए। अरिष्ट बंधन से उनके विष के प्रसार में अवरोध उत्पन्न होता है, क्योंकि हृदय की रक्षा करना सबसे पहले आवश्यक है हमारे लिए। इसीलिए उसी संदर्भ में अरिष्ट बंधन किया जाता है। अरिष्ट बंधन के प्रकार क्या है? अरिष्ट बंधन दो तरह के होते हैं, मंत्रेण रज्ज्वादिवा विषोपरिबंध। चक्रपाणी का कहना है कि एक तो सरल अरिष्ट बंधन होता है, दूसरा होता है अभिमंत्रित अरिष्ट बंधन। और एक मतलब या तो सिंपली बांध दे या फिर मंत्रों के द्वारा उस धागे को या रस्सी को या जो भी आप बांधने का जो मटेरियल लेते हैं उसको मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करने के बाद उसे बांधा जाए। तो ये दो तरह के अरिष्ट बंधन किए जाते हैं। अरिष्ट बंधन के इंडिकेशन क्या है या उनकी उपयोगिता क्या है? आयुर्वेद में सर्पदंश, वृश्चिक दंश, स्कॉर्पियो बाइट, स्नैक बाइट आदि के केसों में अरिष्ट बंधन को मुख्य रूप से उपयुक्त बताया गया है। मॉडर्न साइंस क्या कहता है इस मामले में, हमारे लिए भी जानना है। अगत तंत्र को आधुनिक चिकित्सा के संदर्भ में ज्ञान अर्जित करने से अगत तंत्र की व्यापक उपयोगिता बढ़ जाती है। तो मॉडर्न साइंस इस संदर्भ में क्या कहता है, ये जानने के लिए हमें इसके भी कुछ पहलुओं की तरफ विचार करना पड़ेगा। Application of tourniquet lympho-occlusive band should be applied proximal in bite side to prevent the circulation of venom into venous lymphatic circulation. Don't so tight that will cause constriction of arteries which cause gangrene, and don't so loose that causes no prevention of venom in circulation. Despite some evidence that women can be localized to the bite site by lympho-occlusive band or by an encompassing wrap combining with splitting pressure, or we can say it pressure immobilization. The clinical benefit of these techniques has never been demonstrated. There is concern that severely restricting venom to the bite site may in fact worsen local tissue necrosis. If victim is more than 5 hours from medical care, a constricting band or pressure immobilization may be systematic to avoid the systemic toxicity. For applied or sea snake bite, the Australian pressure immobilization technique is in which the entire python extremity is wrapped with an elastic or crab bandage, then splinted, is highly effective. इस तरह मंत्र चिकित्सा के बाद अरिष्ट चिकित्सा के वर्णन से सबसे पहले हमें अरिष्ट का ही सहारा लेना चाहिए। अगर हमारे पास कोई दूर दराज तक कोई मेडिकल सुविधा उपलब्ध ना हो तो ये मूल रूप से बहुत इफेक्टिव होती है। या तो स्नैक बाइट के 2, 4, 8 अंगुल पे बांधे या फिर वो पूरी एक्सट्रीमिटी या उस पूरे लिम्ब को ही आप मोबाइल कर दें तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा। इस क्रम में तीसरी विष चिकित्सा का उपक्रम उत्कर्तन या इंसीजन और एक्सीजन। आखिर ये होता क्या है उत्कर्तन? इस संदर्भ में अगर व्यवहारिक इसकी उपयोगिता को जाने तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। परिभाषा क्या है उत्कर्तन? तीक्ष्ण शस्त्र द्वारा दंश स्थान पर छोटा चीरा लगाकर या काटकर विष का स्थानीय रस रक्त के साथ शरीर के बाहर निकाल देने की विधि को उत्कर्तन कहते हैं। छोटा सा इंसिजन देने से उस विष रक्त के साथ विष का बाहर की तरफ प्रसारण करने से विष के आंतरिक रूप से शरीर में सर्कुलेशन जाने से हमें रोकना होता है इसको। यह विधि भेदन या छेदन द्वारा की जा सकती है। अगर दंश स्थान उंगली के अग्रभाग में हो तो ही भेदन कर्म द्वारा उत्कर्तन संभव है। दंश स्थान से कुछ जैसा छेद लेकर अनावशोषित विष को निकालने का एक सामान्य तरीका है जिसको छेदन कहते हैं। उत्कर्तन करने का यह बहुत साधारण तरीका है। इसके इंडिकेशन क्या है, उत्कर्तन कहाँ करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है?
आयुर्वेद में स्नैक बाइट के केसेस या स्कॉर्पियो बाइट या जांगो विश एनिमल पॉइजनिंग के जहाँ भी केस हो वहाँ उत्कर्तन बताया गया है। उत्कर्तन का निषेध कहाँ किया गया है? किसी भी चिकित्सा उपकरण के दो पक्ष होते हैं, तो साइड इफेक्ट होते हैं या उसके अच्छे इफेक्ट होते हैं। तो जो उत्कर्तन के संदर्भ में ये है कि ये मर्म स्थान पर कभी नहीं किया जाता है। मर्म स्थान अर्थात वाइटल पार्ट्स जो कि हमारी बॉडी को जीवित रखने के लिए बहुत जरूरी है, मर्म स्थान पे आघात लगने से कई बार प्राणों पर संकट आ जाता है। इसीलिए उत्कर्तन करने से पहले हमें शरीर में उपस्थित 107 मर्म स्थानों के बारे में भी रचना शरीर से जानकारी लेना बहुत आवश्यक है। कई बार यह प्रक्रिया इफेक्ट के बजाय उसके इतने ज़्यादा साइड इफेक्ट कर देती है कि विष पूरे शरीर में फैल जाता है और प्राणघाती स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब इसके विष उपक्रम के प्रक्रिया में चौथा है निष्पीड़न या स्क्वीजिंग ऑफ ब्लड। यह होता क्या है? स्क्वीजिंग क्या होती है? परिभाषा: दंश स्थान पर दबाव देकर विष के निचोड़ने की क्रिया को निष्पीड़न कहते हैं। उंगलियों या रोलर जैसी किसी भी वस्तु का उपयोग करके दंश स्थान को दबा दबा कर विष को बाहर निकालने से उसकी विषाक्तता कम होती है। किंतु निष्पीड़न भी मर्म स्थान पर कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मर्म स्थान पर नर्व्स का नेटवर्क भी हो सकता है। कई बार दबाने से पैरालिसिस की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए निष्पीड़न और उत्कर्तन में हमें मर्म स्थान के संदर्भ में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आचूषण इसकी पंचम विष उपक्रम का क्रम है। आचूषण का मतलब है सकिंग आउट ब्लड। सकिंग आउट ब्लड इस प्रक्रिया में मुंह के द्वारा चूसकर दंश स्थान से विष को बाहर निकाला जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान आचूषण करने वाले के मुंह में सूती कपड़ा या मिट्टी भर देनी चाहिए, ताकि वे अपने होंठ का उपयोग करके दंश स्थान को चूसकर विष को रस रक्त के साथ बाहर निकाल दें। इस प्रक्रिया के दौरान विष शोषक सामग्री के साथ मुंह को भरने से आचूषण करने वाले के मुंह के द्वारा विष स्थानांतरित नहीं होता है। आचार्य ढल्लन के अनुसार काली मिट्टी, राख या कपड़े सहित गाय के गोबर के पाउडर को आचूषण के दौरान लेना चाहिए, क्योंकि यह उत्कृष्ट विष शोषक होने से ज़्यादा विष अवशोषित होता है और चूसने वाले के शरीर में विष हस्तांतरित बिल्कुल नहीं होता है। ढल्लन के अनुसार सुश्रुत कल्प स्थान में इसका बहुत ही विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया है। छठा कर्म है दाह कर्म या अग्नि कर्म। इसे कॉटराइजेशन भी कहते हैं। जब दंश स्थान शरीर के ऐसे अंग पर हो रहा हो जहाँ अरिष्ट बंधन नहीं किया जा सकता, तब शरीर के उस भाग में लोहा, सोना या चांदी की गर्म शलिका या घी से जला देना चाहिए, जिससे रस रक्त का स्कंदन होकर विष वहन में अवरोध उत्पन्न हो। इस संदर्भ में अधिक जानकारी हम अगले सेशन में प्राप्त करेंगे।